हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वल्चर पर। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की सीरीज शुरू जो किए हुए हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने अभी तक 4 वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर लिया है और यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा, जो कि हम उत्तर प्रदेश के वन और वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर साइट्स हैं और इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर हम इसमें से वन क्षेत्रफल की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 16,582 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16 जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसमें से 16,582 वर्ग किलोमीटर जो है वह है वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, जो कि कुल क्षेत्रफल का 6.88% है। जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसका 6.88% है। बात करें अगर हम सर्वाधिक वन वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें सोनभद्र पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक वन वाला जिला, जिसमें पहले नंबर पर सोनभद्र और दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है दूसरे नंबर पर। इसके बाद अगर हम न्यूनतम वन वाला जिला देखेंगे तो इसमें भदोही है, जिसको संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है न्यूनतम वन वाला जिला है। तो अधिकतम वन वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और न्यूनतम भदोही या संत रविदास नगर। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में इसकी स्थापना हुई, 25 नवंबर 1974 को। तो आप मेन ये सन याद रखिएगा कि 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के वनों को वर्गीकृत जब करेंगे तो इनको 2 आधार पर वर्गीकृत करेंगे। एक जो होगा वह प्रशासकीय आधार पर वर्गीकृत करेंगे और दूसरा विशिष्टता के आधार पर। अगर हम प्रशासकीय आधार की बात करें तो इसमें भी 3 टाइप हम देखेंगे, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन मेनली उस वन को बोलते हैं जो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में होता है। और अगर हम इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखेंगे तो जो प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का कुल वन का 72.79% जो वन है वह आरक्षित वन है। इस आरक्षित वन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें मानवीय गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। जो मानवीय गतिविधियां होती हैं यह पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो है संरक्षित वन। यह फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह जो है 6.98% है। उत्तर प्रदेश में जितने वन हैं उस वन के 6.98% या 7% मान लीजिए वो संरक्षित वन है। इस संरक्षित वन में भी जो होता है वह राज्य के नियंत्रण में होता है, लेकिन इसमें कुछ मानवीय गतिविधियों के लिए छूट होती है। जैसे कुछ स्थान पर जो हो मनुष्य होंगे वह अपने पशुओं को चारा खिला सकते हैं, लकड़ी काटने की सुविधा होती है। और तीसरा जो वन है वह है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन मूलतः उन वनों को कहते हैं जिनका अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो इनको अवर्गीकृत वन कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे विशिष्टता के आधार पर उत्तर प्रदेश के वनों को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और दूसरा जो होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा जो होगा उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो नम पर्णपाती वन है, अगर इसकी बात की जाए तो यह मूलतः जो उत्तर प्रदेश के भाबर व तराई क्षेत्र हैं, जो कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, जो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन
पाए जाते हैं। आप लोग, हम मैप भी लगा दे रहे हैं, आप लोग मैप में इसको देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो तराई और भाबर क्षेत्र है उनमें उष्ण जो कटिबंधीय है नम पर्णपाती वन पाया जाता है। इसके बाद हम ऑप्शन जो इसका दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यह उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, गाजियाबाद ये सब जिले और जो पश्चिमी मैदान है, उत्तर प्रदेश का मध्य भाग और पश्चिमी मैदान जो होते हैं वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उष्ण कटिबंधीय कटीले वन की बात करें तो जो राज्य का दक्षिणी भाग है जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली ये सब जिले जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी पठार जो होते हैं, तो इन सब में जो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन में मेन सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है इसमें मूलतः जो वर्षा वाले वृक्ष होते हैं वह पाए जाते हैं और कटीले वृक्ष पाए जाते हैं कटीले वन में, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में। तो यह 3 मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। वर्गीकरण के आधार पर हमने 2 भागों में भी बांटा था, एक प्रशासकीय आधार पर, एक विशिष्टता के आधार पर। और प्रशासकीय आधार पर हमने आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन की चर्चा की, और विशिष्टता के आधार पर नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वन की चर्चा की उष्ण कटिबंधीय। अब हम आगे अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वृक्ष या जो औद्योगिक वृक्ष हैं उनकी अगर हम चर्चा करेंगे तो जो खैर होता है इसका प्रयोग कत्था बनाने में किया जाता है। खैर का प्रयोग कत्था बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बबूल, तो कैथल से प्राप्त जो रंग होते हैं इसके चमड़े की रंगाई की जाती है। बबूल से प्राप्त जो कैथल होता है उसके रंग से चमड़े की रंगाई की जाती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे चीड़, तो इसका उपयोग होता है तारपीन का तेल बनाने में, इसका उपयोग होता है चीड़ का। इसके बाद हम तेंदू पत्ता देखेंगे तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तेंदू पत्ता। तो इसका उपयोग जो होता है उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने में, बीड़ी उद्योग में किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा तेंदू पत्ता। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 की चर्चा करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की नई राज्य वन नीति किस वर्ष घोषित हुई। तो यह जो वर्ष होगा 2017 में नई राज्य वन नीति घोषित हुई। इससे पहले 1998 में यह नीति आई थी, राज्य वन नीति उत्तर प्रदेश की। तो नई राज्य वन नीति 2017 में, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं जो प्रमुख बातें हैं, पूरा नहीं हमको देखना है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार वृक्षारोपण पर कार्बन क्रेडिट के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य है। निजी भूमि पर वृक्षारोपण करके किसानों की आय में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास करना यह भी उसका उद्देश्य है। वनों से संबंधित अगर हम कार्यक्रम और योजनाएं की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश वानिकी योजना जो कि 1998 में स्टार्ट हुई थी, और इस योजना को विश्व बैंक की सहयोग से स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1998 में। किसके सहयोग से स्टार्ट हुई थी? तो यह विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश ग्रीन योजना की अगर हम चर्चा करें तो इस योजना का जो उद्देश्य था, यह योजना पहली बात याद रखिएगा कि 2001 में स्टार्ट हुई और वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, ऑपरेशन ग्रीन योजना। आप लोग ग्रीन से भी याद रखिएगा कि वृक्षारोपण को बढ़ावा, ऑपरेशन ग्रीन योजना जो कि 2001 में। वानिकी योजना 1998 में। किसके सहयोग से वानिकी योजना? विश्व बैंक के सहयोग से। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, इसकी बात करें अगर हम तो यह 2007-8 में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो उद्देश्य था वह वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण के लिए नागरिकों व संस्थाओं को पुरस्कृत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना नागरिकों को
पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कृत करना इसका उद्देश्य था। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, अगर हम इसकी बात करें तो इसे 2012-13 में स्टार्ट किया गया था। इसका भी जो उद्देश्य था वह वृक्षारोपण, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले जो संस्थान हैं अथवा नागरिक हैं उनको इसके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण योजना। तो सबसे पहले एक बार डेट रिवीजन कर लीजिए। वानिकी योजना जो कि 1998 में, ऑपरेशन ग्रीन योजना जो कि 2001 में, वृक्ष बंधु पुरस्कार या 2007-8 में, और वीर अब्दुल हमीद पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार या 2012-13 में स्टार्ट हुआ था। अब हम कुछ फैक्ट की चर्चा करेंगे और यह फैक्ट ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर उसमें 3 या 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भी पूछे जाते हैं तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार, प्राणी उद्यान और रामसर साइट्स की चर्चा करेंगे तो रामसर साइट्स जो है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको हम करंट से रिलेट करके भी देखेंगे। रामसर साइट्स, इसमें 2-3 साइट अभी नई ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश की, तो उन सब की भी चर्चा हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्य जीव विहार है, 13 पक्षी विहार और 10 रामसर साइट्स हैं। तो यह पक्षी विहार, वन्य जीव विहार, इन सभी में ही 10 रामसर साइट्स आ जाएंगी। इनको हम अलग से भी आपको अभी बता देंगे, तो आपको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य जैव विविधता बोर्ड 2007-8 में इसका गठन हुआ। जैव विविधता के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर इसका गठन किया है। राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2007-8 में किया। किस लिए किया? जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इसका गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इसका गठन किया, राज्य जैव विविधता बोर्ड। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है होगा? वह होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपका जवाब होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी पीलीभीत में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, तो 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से हम लोग इन फैक्टों को देख लेते हैं कि यह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है। दूसरा, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है, अगर इसकी बात करें तो इसमें किन प्रजातियों का, मेन रूप से किन प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, तो इसमें बारहसिंघा और शेर, जो कि बारहसिंघा और शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। बारहसिंघा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, बारहसिंघा। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 12 वन्य जीव विहार हैं, जिसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार पहले स्थान पर, और यह राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है।
तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। इसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार, यह मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है। और हस्तिनापुर राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, यह आगरा, इटावा और औरैया में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। इसके बाद हम देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कलतनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है। इसके बाद एक और हम इम्पॉर्टेंट वन्यजीव विहार देखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। और यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। इसके बाद हमने देखा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में है। यह राज्य का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और अगर सबसे छोटा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि कहाँ स्थित है? जो कि ललितपुर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? महाराजगंज में स्थित है। इसके बाद सोहेलवा वन्यजीव विहार की चर्चा करेंगे तो यह श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कछुआ वन्यजीव विहार, यह कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो करंट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उसके मेजा क्षेत्र में एक कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? मेजा में, इलाहाबाद के मेजा में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थापित है? या वाराणसी में स्थापित है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कछुआ संरक्षण केंद्र तो यह मेजा इलाहाबाद में स्थापित हुआ है और वन्यजीव विहार की बात करें तो यह वाराणसी में। इसके बाद देखेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार, यह जो है यह चित्रकूट में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में स्थित है। इसके बाद देखेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों यह जो वीडियो है हम इस सीरीज के माध्यम से हम करंट के भी टॉपिक को, जो अपडेट टॉपिक हैं उन सबको ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है 2020 में। तो वह कौन सा पुरस्कार है? T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे मिला है। तो इसे यह पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि यह जो पुरस्कार होता है T+2, इसका मतलब होता है कि टाइगर की आबादी को दोगुना करना। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसको यह T+2 पुरस्कार मिला है। बात करें 2014 की तो 2014 में पीलीभीत में 25 टाइगर थे, लेकिन 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 65 टाइगर हो गया है। तो 25 से 65, तो दोगुने से भी ज़्यादा की वृद्धि इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने की है। तो इस वजह से इसे क्या मिला है? T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 173 टाइगर हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, 526 टाइगर मध्य प्रदेश में है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। नोट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं। यह भारत ही नहीं, पूरे विश्व के में जितने सारस पक्षी पाए जाते हैं उनका 40% सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, सारस पक्षी। इस वजह से इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी
कहा जाता है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस है और यह भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में का 40% जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में 2 जैविक उद्यान जो स्थित हैं। तो इसमें पहला जैविक उद्यान कानपुर में स्थित है। जो दूसरा जैविक उद्यान है वह नवाब वाजिद अली जैविक उद्यान जो कि लखनऊ में स्थित है। नवाब वाजिद अली जैविक उद्यान लखनऊ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा में क्या विश्व का चौथा एवं भारत का पहला नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है, जो कि विश्व का अपनी तरह का चौथा नाइट सफारी पार्क है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं? कुल 13 पक्षी विहार हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पक्षी विहार हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है। इसके बाद हम देखेंगे समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। इसके बाद हम देखेंगे सांडी पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? हरदोई में स्थित है सांडी पक्षी विहार। बाखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। समन पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी में स्थित है समन पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि गोंडा में स्थित है। पटना पक्षी विहार जो कि कहाँ स्थित है? पटना एटा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो कि आगरा में स्थित है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जिसे बेंती ताल भी कहा जाता है, यह कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। सूरह ताल पक्षी विहार जो कि बलिया में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार जो कि कहाँ? महोबा और हमीरपुर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। एक बार फिर कुल 13 पक्षी विहार को देख लेते हैं। तो इसमें नवाबगंज उन्नाव में, समसपुर रायबरेली में, लाख बहोसी कन्नौज में, सांडी जो है वह हरदोई में स्थित है, बाखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, उसके बाद समन मैनपुरी में स्थित है, पार्वती अर्गा गोंडा में, पटना पक्षी विहार एटा में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेंतीताल कुंडा प्रतापगढ़ में स्थित है। इसके बाद सूरह ताल पक्षी विहार जो कि बलिया में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में स्थित है। इसके बाद ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो आप लोग यह याद रखिएगा, 13 पक्षी विहार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको एकदम याद रख लीजिएगा। नवाबगंज उन्नाव समसपुर रायबरेली लाख बहोसी कन्नौज सांडी पक्षी विहार हरदोई, बाखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, समन पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, पटना पक्षी विहार एटा, सूर सरोवर आगरा में, भीमराव अंबेडकर कुंडा प्रतापगढ़ में, सूरहताल बलिया में, विजय सागर महोबा हमीरपुर में, ओखला जो है वह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थलों की अगर चर्चा करेंगे तो ऊपरी गंगा नहर जो कि ब्रिज घाट से नरोड़ा तक स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद अगर हम बात करें सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई में है, यह भी रामसर स्थल है। तो यहाँ पूरा रामसर स्थल, टोटल 10 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, इन सबको हम देखेंगे। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे सरसई नवार जो झील है, यह कहाँ स्थित है? इटावा में स्थित है। सरसई नवार झील इटावा में स्थित है। सूर सरोवर झील जो कि आगरा में स्थित है, यह 2021 में इसको उत्तर प्रदेश का 8वां रामसर साइट घोषित किया गया, सूर सरोवर आगरा में। इसके बाद 9वां रामसर साइट जो है वह हैदरपुर है जो कि बिजनौर में है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 10वां तो बाखिरा पक्षी अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। तो जो 8वां 9वां और 10वां है सूर सरोवर आगरा में, हैदरपुर बिजनौर में और बाखिरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। तो यह
2021-22 में इन तीनों को शामिल किया गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और जो पहला है ऊपरी गंगा नहर ब्रज घाट से नरौरा तक, आप क्योंकि यह पहला रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का, और यह तीनों जो कि करंट से रिलेट करते हैं, तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, तो इनको भी याद रखिएगा। वैसे याद तो आपको सभी रखना है, क्योंकि इसमें सभी जो पीछे हम पक्षी अभ्यारण्य पढ़े थे उसमें से भी इसमें कई शामिल हैं, तो यह पूछा भी जा सकता है, इसका स्थान भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम देखेंगे, जो हमने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है, तो उसके आधार पर हम एमसीक्यू पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? यह जो स्थापित किया गया 1974 में, ऑप्शन नंबर बी 1974 में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जनपद कौन सा है? तो यह जो जनपद है ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र है पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे हमने क्या कहा था, लखीमपुर खीरी दूसरे स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नई राज्य वन नीति कब घोषित हुई? तो यह जो नई राज्य वन नीति है यह 2017 में घोषित हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी यूकेलिप्टस जो है उसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वानिकी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में वानिकी योजना 1998 में प्रारंभ हुई, और किसके सहयोग से हमने चर्चा किया था, तो यह विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ हुई। इसके बाद अगर 2001 की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में स्टार्ट हुई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल किया गया? तो यह जो इसका सही आंसर होगा 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। कहाँ स्थित है? लखीमपुर और पीलीभीत में स्थित है। और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है टाइगरों की आबादी को दोगुना करने के लिए। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वर्ष वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो हम देखेंगे सबसे जो सर्वप्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना हुई तो वह है ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। और रानीपुर की बात किया जाए तो हमने बताया था रानीपुर चित्रकूट में स्थित है। हस्तिनापुर यह जो है राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, और यह कहाँ स्थित है? मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है हस्तिनापुर। इसके बाद हम कछुआ वन्यजीव विहार की चर्चा किए थे, तो हमने इसको कहा था कंफ्यूज मत होना, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है, और कछुआ संरक्षण केंद्र जो कि इलाहाबाद के मेजा में स्थापित हुआ है। इसके बाद देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी उन्नाव में स्थित है। कन्नौज में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार स्थित है। हरदोई की अगर बात की जाए तो हरदोई में सांडी पक्षी विहार है, और अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार था, जो कि कहाँ स्थित था? मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। इसके बाद हमने बात किया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि राज्य का उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यह होगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश
में बब्बर शेर सफारी व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो ऑप्शन नंबर ए इटावा में स्थित है। तो आज का सेशन बस इतना ही। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करिएगा। आज का सेशन बस यहीं तक। और हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस जो यूपी स्पेशल है इसका एक क्लास नोट्स भी तैयार हो रहा है जो कि जल्द आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्थित है, तो आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस पर आपको करंट या एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर मिलती रही हैं। तो आज का सेशन बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।